Okay, so project, from the very beginning, we will go through the whole process. So what I did so far is कि I have just imported the relevant libraries, और मैंने क्या किया है, जो मेरी फाइल है CSV फाइल, उसको मैंने इंपोर्ट किया है। एज़ यूजुअल और फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम क्या करेंगे, अपने डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, अक्सर आपको वैसे बताई हैं, कुछ इसमें नहीं होंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़, सबसे पहले हम इसमें जो नल वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैं क्या करूँगा, नल वैल्यूज़ को तो पता है ना, जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ड्रॉप करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने टेबल का नाम लिखूँगा, car_data, जिस भी नाम से आपका टेबल है, और उसके बाद डॉट ड्रॉप। ये अगर आप ड्रॉप का वर्ड लिखेंगे तो आपको ड्रॉप NA, और ड्रॉप यानी DR के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको ड्रॉप NA मिलेगा। एंड यू आर सपोज टू, और आप क्या करेंगे, यानी कि ड्रॉप NA कमांड बेसिकली क्या करती है, आपके डेटा में जितनी भी नल वैल्यूज़ होती हैं, नल वैल्यूज़ से क्या मुराद है, एम्प्टी वैल्यूज़, जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज़ हैं उनको वो ड्रॉप कर देती है। ठीक हो गया। और मैंने क्या किया, इसको दोबारा कार डेटा में सेव कर दिया, यानी कि ड्रॉप करने के बाद जो टेबल आया, हाँ जी हो रही है, यानी कि कार डेटा में जब मैंने नल वैल्यूज़ को ड्रॉप करने के बाद जो टेबल आया, उसको फिर मैंने किसमें, कार डेटा के नाम के ही टेबल में दोबारा सेव कर दिया। सो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी स्टार्ट में कार डेटा क्यों है और बार इक्वल के बाद कार डेटा क्यों है। सो बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है, आपके डेटा में जितनी नल वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। ठीक हो गया। और उसको दोबारा किस में फिर सेव कर रही है, कार डेटा में। डिड यू जस्ट गेट दैट? और मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट आउट पे कर देता हूँ ताकि आपको इसमें थोड़ी आसानी हो। सो बेसिकली ये क्या करेगा, आपके डेटा में जितनी नल वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर देगा। सेकंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके डेटा के लिए, आप क्या करेंगे, दोबारा कार डेटा लिखें। बेसिकली आपने जो भी फंक्शन या जो भी चीज़ अप्लाई करनी है ना, उसको आपने सेव करना है और आप उसको उसी के नाम से ही सेव करें। तो दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो उनको भी मैं डिलीट कर दूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई रो रिपीट हो रही है तो उसको भी मैं क्या कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। सो व्हाट विल आई डू, आई विल अगेन राइट car_data.drop, और उसके बाद यहाँ पर आता है डुप्लीकेट्स, drop_duplicates, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली ये क्या करेगा, आपके डेटा में जितनी अगर कोई डुप्लीकेट रोज़ हैं तो ये उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। आई होप यू गॉट दैट। तो मैंने अभी ये प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है, मैंने क्या किया, हमारे डेटा में जितनी एम्प्टी वैल्यूज़ थी उनको ड्रॉप कर दिया, और हमारे डेटा में जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। एनी कन्फ्यूजन सो फार? समझ लगी इस बात की, क्लियर है ये बात? अच्छा, दूसरा फिर इसमें हमने लास्ट टाइम ना बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया था। बॉक्स प्लॉट में ना मुझे ये मैंने बेसिकली कमांड्स लिखी हुई हैं। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर आप अपना यहाँ पर मैं अगर कार डेटा को डिस्प्ले करवाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो गाड़ियाँ जिनकी पावर फॉर एग्जांपल 200 से ज़्यादा है ना, उनको मैं शामिल ना करूँ। ये जो पावर का कॉलम है, जो मीन फॉर एग्जांपल बट आई अज्यूम के 200, या यहाँ पे मैंने लिखा जिनकी पावर 170 से कम है, फॉर एग्जांपल मैं उसको अपने डेटा में शामिल ना करूँ। वो क्या है, आउटलायर्स है सॉर्ट ऑफ। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं अब यानी कि एक स्पेसिफिक डेटा सेट, हमने .loc फंक्शन पढ़ा था, .log फंक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम, किसी को याद हो तो उस log फंक्शन को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, ऐसी गाड़ियाँ जिनकी पावर 170 से कम है उनको मैं ड्रॉप कर दूँगा, यानी वो रोज़ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी गाड़ियाँ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक और किया हुआ है, जो कि 250 मंथ्स ओल्ड से पुरानी है, यानी जो काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको भी मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। ये मैंने फैसला किस बेस पे किया, अब मैं अभी नहीं कर रहा। लास्ट क्लास में ना हमने कुछ वो बनाए थे, बॉक्स प्लॉट्स बनाए थे। तो बॉक्स प्लॉट्स में हमारे पास आउटलायर्स आए थे। तो सिंपल आप जो आउटलायर्स हैं मैं उनको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सो व्हाट विल आई डू, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ ही लिखें, सो मैंने ये कमांड करवाई थी, car_data इक्वल्स टू car_data.lock, बेसिकली लॉक क्या, लोकेट करना। और इसमें उसको क्या लोकेट करना है, कार डेटा, यानी फिर टेबल का नाम, फिर उसके बाद कॉलम का नाम, यानी कि वो कॉलम सिर्फ लोकेट करे जिसमें पावर की वैल्यू क्या है, 170 से ज़्यादा है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये बेसिकली इस कमांड ने क्या किया है कि आपके कार में, यानी अब आप देखेंगे। अच्छा, इसमें ना एक बात और आप लोग जहन में रखें, ये मैंने आपको शायद कमांड नहीं दे, अगर आप अपने टेबल के आगे डॉट शेप लिखेंगे ना, तो ये शेप कमांड क्या करती है, आपको बताती है आपके टेबल में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। डॉट शेप कमांड आपको क्या बताती है कि आपके टेबल में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। डिड यू गेट दैट? तो अगर फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर ओरिजिनली मेरे पास कितनी रोज़ थी, 92,000।
अगर मैं यहाँ पर यानी कि मैंने क्या किया, कार डेटा में से सिर्फ वो गाड़ियाँ ली हैं जिनकी पावर 170 से ज़्यादा है। अगर मैं अब शेप चेक करूँगा तो यू विल सी कि जी कुछ ना कुछ रोज़ डिलीट हो गई हैं, बल्कि काफ़ी पहले 92,000 रोज़ थी, अब कितनी रह गई हैं, सिर्फ 51। ये तो बहुत ही कम रह गई हैं। आई गेस इट शुड बी लेस देन, सॉरी ये ग्रेटर देन की वजह लेस देन 170 है, दैट्स राइट। तो एवरीवन आप इसको स्टार्ट से रन कर लें, ये इट शुड बी 86,000। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, या जो लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे कि एरर है तो लेट मी नाउ। डिड यू गाइस गेट दिस 86,000? मैंने बेसिकली क्या किया कि वो गाड़ियाँ जिनकी पावर 170 से कम थी सिर्फ उन्हीं को रखा है, जो उनकी पावर 170 से ज़्यादा थी उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जो लोग ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपको ये क्लियर है कि इसमें एरर तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? ओके, आप इस तरह से ना बहुत सारे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक यही फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, और भी अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर्स है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे का सारा हमारा किस चीज़ का हिस्सा है? डेटा प्री प्रोसेसिंग का। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है एवरीवन, अब यहाँ से मेरी थोड़ी नई चीज़ें आपके लिए स्टार्ट होंगी। मेरे ख्याल में ये मैंने पहले करवा दिया हुआ है। एवरीवन गो थ्रू योर टेबल। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम करेंगे, अगर अपना टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं तो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेंगे किसको? गियर्स को। हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि जिस गाड़ी के बारे में हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं इधर वो मैनुअल होगी या ऑटोमेटिक होगी। समझ लगी इस बात की कि नहीं? तो हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है, हमारा जो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा डीवी है, आवर डीवी विल बी, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस केस में क्या होगा? इक्वल्स, वो हमारा क्या होगा? गियर। यानी जो गियर का कॉलम है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट से मीन्स इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि जो कार हम चूज़ कर रहे हैं वो मैनुअल होगी या क्या होगी? ऑटोमेटिक होगी। डिड यू गाइस गेट दैट? डीवी की समझ लगी है? और मे बी हम ना इसमें 3 आईवीज अभी से चूज़ कर लेते हैं, और अभी ना मैं सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चूज़ करूँगा जो कि न्यूमेरिकल इन नेचर हैं। डमीज़ वगैरह हम बाद में करेंगे। तो प्रोबेबली जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे इस केस में, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? दैट कुड बी मंथ सोल्ड, that could be power, that could be kilometers, and that could be age. months old, power, kilometers, age. ये चारों बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। हम इन चारों को क्या कर सकते हैं? अपना आईवी ले सकते हैं। यहाँ तक डीवी आईवी में कोई इशू तो नहीं है? सो हमारे पास एक डीवी है जो कि क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। क्लासिफिकेशन मीन्स वहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ इन कैटेगोरिकल इन नेचर हैं। मीन्स हमारे पास मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी टाइप्स होंगी। एनी कन्फ्यूजन सो फार? भाई मसला है तो ऑनेस्टली आस्क मी, रेज योर हैंड। ये नहीं समझ लग रही या मैं तेज़ चल रहा हूँ तब भी पूछें। अदरवाइज आर वी गाइस क्लियर अबाउट डीवीज एंड आईवीज? ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ना मुझे सबसे पहले अगेन ये प्री प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे गियर का जो कॉलम है, जो मेरा डीवी है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आपको गाड़ियाँ यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है? मैनुअल और ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है ना? क्या इसके अलावा कोई और तो गियर की टाइप होती है कि नहीं आपके ख्याल में? गाड़ियों में मैनुअल और ऑटोमेटिक के अलावा कोई तीसरा गियर की टाइप होती है आपके ख्याल में? क्या होती है? ओके, इट्स बेटर, ये बेहतर है कि मैं बेसिकली चेक कर लूँ कि भाई मेरे पास गियर के कॉलम में मैनुअल और ऑटोमेटिक के अलावा कोई और वैल्यूज़ तो नहीं है। मैंने आपको ना स्टार्ट में कमांड पढ़ाई थी वैल्यू काउंट्स की। इफ़ यू जस्ट राइट कार अंडरस्कोर डेटा और आप यहाँ पर लिखें गियर, जो आपके कॉलम का नाम है, उसके बाद कमांड थी वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको एवरीवन जस्ट रन दैट, यू विल कम टू नो कि हमारे पास मैनुअल और ऑटोमेटिक के अलावा ना एक अननोन टाइप भी है गियर्स की और एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप भी है। सो बेसिकली यानी इस कॉलम में टोटल कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं? 4। यानी कि हमारे पास मैनुअल गियर भी है, हमारे पास ऑटोमेटिक गियर भी है, हमारे पास अननोन गियर भी है, और हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक गियर भी है। समझ लगी इस बात की? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है,
मैं क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ, जो मेरा मॉडल है ना वो सिर्फ प्रेडिक्ट करे मैनुअल और ऑटोमेटिक को। मैं चाहता हूँ कि जो अननोन वाला जो डेटा है ये भी मैं रिमूव कर दूँ, और जो सेमी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ इनका डेटा ये भी रिमूव कर। आप देखेंगे ये बहुत कम रोज़ बनती हैं, इट्स लाइक ये 1500 रोज़ भी नहीं बन रही। देयर आर टोटल 93,000 रोज़। तो अगर मैं 1500 रोज़ निकाल भी दूँ तो खैर है, क्योंकि पाकिस्तान में इन जनरल अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी देखूँ तो गाड़ियाँ क्या ऑटोमेटिक होती हैं, मैनुअल होती हैं, ऐसे ही होती हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इन दो गाड़ियों को निकाल दूँ, या मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेटिक कार्स का डेटा रहे। इसके लिए हमने वो लोकेट फंक्शन पढ़ा था, वही दोबारा यूज़ होगा। हम उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा अपने डेटा में से जो मेरा पूरा टेबल है सिर्फ वो रोज़ रखूँगा जिनमें गाड़ियाँ मैनुअल गियर की हैं या ऑटोमेटिक की हैं। जो अननोन है या सेमी ऑटोमेटिक है उनको मैं निकाल दूँगा। डिड यू गाइस गेट दैट? मैं करने के जा रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने दोबारा। अभी ये भी प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है, लेकिन चूज़ ओनली मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कार्स, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कार्स इन डेटा। आप देखेंगे। और मैं आपसे पहले बताइए इसको लिखने, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है ये डेटा की दुनिया में या मशीन लर्निंग की दुनिया में आपको पता है डेटा क्लीन करने में कितने % टाइम स्पेंड होता है और डेटा एनालिसिस में कितने % टाइम स्पेंड होता है? कोई गैस बता सकता है रेशियोज़ में या परसेंटेज की फॉर्म में? डेटा क्लीनिंग में ये जो प्री प्रोसेसिंग है इसमें कितने % लोगों का टाइम स्पेंड होता है और डेटा एनालिसिस में कितने इसका जो रेशियो 85 to 15। लोगों का 85% काम अपने डेटा को क्लीन करने में या प्री प्रोसेस करने में स्पेंड होता है। मींस अगर ये ऐसे ही अगर आपने डेटा अपना क्लीन नहीं किया तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप उसको ख़राब डेटा देंगे, ख़राब प्रेडिक्शंस मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा जो डेटा साइंस इवन इंडस्ट्रीज़ में जो टाइम स्पेंड होता है 85% टाइम स्पेंड होता है डेटा क्लीन करने में। क्लीन करने का मतलब क्या है? टू मेक इट फिट फॉर एनालिसिस, कि हम उसको एनालिसिस के काबिल बना सकें। और 15% सिर्फ टाइम स्पेंड होता है आपका एनालिसिस करने में या प्रेडिक्शंस करने में। तो इसलिए ये बहुत लॉजिकल है। अभी तो मैंने बहुत कम क्लीनिंग की है, बट मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये कोई बाकी में कि मुझे कंपनी अपना डेटा दे कि भाई हमारी इस तरह प्रेडिक्शंस करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसके डेटा को क्लीन करने में और आउटलायर्स निकालने में और बहुत सारी DB स्पेसिफिक चूज़ करने में उसमें टाइम स्पेंड करूँगा। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और ये हर जगह होता है। और जो ज़्यादातर डेटा साइंटिस्ट बात से घबराते हैं, अगर हमें क्लीन डेटा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो बड़ा मसला है कि मीन्स वो बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ता है। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कि मैं अपने सारे डेटा में से सिर्फ वो डेटा चूज़ कर रहा हूँ जो कि मैनुअल है कार्स का या ऑटोमेटिक कार्स का होगा। एवरीवन आप क्या करेंगे, दोबारा लिखें car_data, मीन्स जो हमारे पास आउटपुट आएगी इसको हम सेव करेंगे और आई विल राइट car_data.log, वही कमांड है। अब मैं इसमें क्या लिखता हूँ, लॉग में क्या करना है आपने, अगर आप मेरे साथ लिखें car_data गियर इक्वल्स मैं यहाँ पे मैनुअल लिखूँगा, मैं बेहतर है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, मैनुअल। एवरीवन जस्ट राइट दिस। और आप में से क्या बता सकते हैं ये कमांड करेगी क्या? अगर आप इसको पढ़ें और इसको समझें, ये हमने पहले किया हुआ है, ये कमांड क्या करेगी? कार डेटा में से कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगी? जो सिर्फ मैनुअल है, बट हमें तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों चाहिए, तो हम क्या करें? हम एक लिस्ट दे दें? नहीं, मैं ना आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ और ये आपने आई डोंट नो अगर आपने फिज़िक्स मैट्रिक में भी पढ़ी हो या इवन मैथ्स मैट्रिक में भी पढ़ा हो, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, उन्हें हम गेट्स कर, एंड और नॉट आपने पढ़ा हुआ है। तो पाइथन में भी ना आप एंड भी यूज़ कर सकते हैं, और भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में जो और का अभी बेसिकली ये मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा ना car_data गियर इक्वल्स मैनुअल, ये पाइथन में और बहुत सारी लैंग्वेज और का सिंबल होता है, ये पाइप, इसे हम पाइप कहते हैं। ये पाइप का सिंबल भला कहाँ पे? इट्स स्ट्रेट लाइन। ऐसे आपके ना एंटर के बटन के ऊपर देखें, एंटर का जो बटन है ना आपके कंप्यूटर आप कीबोर्ड पे, उसके ऊपर वाला बटन देखें, उसमें पाइप का बटन होगा। आप शिफ्ट दबा के अगर आप उसको प्रेस करेंगे ना तो यू विल गेट दिस पाइप साइन। पाइप साइन मिला कि नहीं मिला आपको? एंटर के बटन के ऊपर वाला बटन देखें एंड जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड प्रेस दैट बटन, मिल गया कि नहीं? तो ये बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? और को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सेम यही चीज़ जो मैंने लिखी है इस चीज़ को दोबारा कॉपी करूँगा और के बाद मैं यहाँ दोबारा पेस्ट कर दूँगा और एक चीज़ बस डिफरेंट करूँगा, जहाँ पे मैनुअल लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा?
सॉरी, जहाँ पे मैनुअल लिखा है उसकी जगह मैं ऑटोमेटिक लिख दूंगा। इंस्टेड ऑफ मैनुअल व्हाट आई विल जस्ट राइट ऑटोमेटिक। अब ये इस बेसिकली ये सारी कमांड ने क्या किया है, ये क्या किया सारी कमांड ने, यानी कि डेटा में से सिर्फ वो डेटा चूज़ करो जो कि मैनुअल है या क्या है, ऑटोमेटिक है। डिड यू गाइस गेट दैट? ये बेसिकली मैंने एक जो सिंपल फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई किया, और का सिंबल डाला है और एक और फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। इसका फ़ायदा है कि आप चाहें तो इसे 10,000 तरह के फ़िल्टर लगा लें, और एक और फ़िल्टर लगा लें, और एक और फ़िल्टर लगा लें, तो आप और करके या एंड करके आप अपने डेटा को फ़िल्टर्स लगा के बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं। नहीं समझ लगी इस बात की? ओके, तो अगर आप इसको रन करें, तो अगर आप दोबारा इसकी अब शेप चेक करें, पहले आप देखें शुरू में मेरे पास डेटा में कितनी रोज़ थी, 92,000 रोज़ थी। जब मैंने इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डेटा डिलीट किया पावर वाला, तो मेरे पास 86,000 रोज़ रह गई। अब मैं दोबारा शेप चेक करता हूँ, यानी अब मुझे कौन सा डेटा चाहिए जिसमें सिर्फ मैनुअल या ऑटोमेटिक हों, तो आप देखें मेरे पास सिर्फ 65,000 रोज़ रह गई हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? यहाँ तक अगर कोई नहीं पहुँचा, रेज योर हैंड। जो लोग लेट आए हो, आई डोंट नो, आस्क योर कलीग्स और फ्रेंड्स, बट इवेंचुअली आप बेसिकली अगर मैं आपको ये मतलब अपना डेटा दिखाऊं, तो मेरे पास डेटा में सिर्फ वो रोज़ होंगी। अगर मैं दोबारा इसका वैल्यू काउंट करूं, अगर मैं दोबारा ये जो मैंने कमांड लगाई है गियर की, अगर मैं दोबारा नीचे लगाऊं, तो यू विल सी कि मेरे पास जो अब डेटा में सिर्फ मैनुअल और ऑटोमेटिक, जैसे मैनुअल आ रहा है, सॉरी आई शुड गेट, सॉरी मुझे इसको शुरू से करना पड़ेगा, दोबारा मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास 84,000 रोज़ रह गई हैं, और आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ जो डेटा में मैनुअल और ऑटोमेटिक रोज़ हैं। मैंने अगर आप लोगों को यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो अपने ना इस डेटा को शुरू से रन करें। वो इसमें कुछ मसला हो गया था जो मैंने मीन्स पहले रन कर दिया था, बट एवरी वन ऑफ यू गाइज शुड हैव दिस थिंग ऑन योर स्क्रीन्स। बेसिकली मैंने इवेंचुअली किया क्या है कि मैंने डेटा में से सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट किया है जहाँ पे कार की जो गियर है या मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। भाई ऑनेस्टली डिड यू गाइस गेट दैट? जो लोग कंप्यूटर पे साथ साथ कर रहे हैं, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? दैट्स गुड, किसी का कोई एरर नहीं आया। स्ट्रेंज। ओके, सो आई होप यू गाइस गॉट दैट। इस बात की समझ लगी आप लोगों को? अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ लग गई है ना, तो आप समझे हमारी अब तकरीबन प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। ये सारा जो पार्ट था कि आपने रेलेवेंट डेटा चूज़ करना, अपना सारा जो आपने रेलेवेंट टेबल्स बनाना, ये सारे का सारा ये सारा किस हेडिंग के अंडर आ रहा है? ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंडर आ रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, मैंने सबसे पहले क्या किया है, मेरे पास जितनी नल वैल्यूज़ थी उनको मैंने डिलीट किया। देन मैंने क्या किया, जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उनको मैंने डिलीट किया। फिर मैंने क्या किया, वो गाड़ियाँ जिनकी पावर की वैल्यू 170 से ज़्यादा थी उनको भी मैंने डिलीट कर दी है। जो 170 से कम वाली हैं उनको मैंने रखा है। फिर मैंने क्या किया, कार्स में से सिर्फ वो गाड़ियाँ चूज़ की हैं जिनकी गियर वैल्यू या मैनुअल है या उनकी गियर वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिक है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो इससे क्या हुआ, मेरे पास ओरिजिनल डेटा जो कि 92,000 रोज़ पे था, अब वो कम हो के कितने पे आ गया, 84,000 पे। 1,000 रोज़ गई हैं, कोई ख़ास हमारे लिए मसला नहीं है। 1,000 रोज़ 92,000 में से अगर हमने 1,000 रोज़ डिलीट भी कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जस्ट आपका कितना, आई गेस 2% भी नहीं बनता, 1.5% बनता है। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, ये जो सारे का सारा प्रोसेस था, ये बेसिकली हमारा क्या था, वी कॉल इट प्री प्रोसेसिंग। मैं इसको 1 मिनट दोबारा रीस्टार्ट कर लूँ ताकि ये अगर इसमें कोई अनोमली है तो वो ठीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टास्क होता है, में से स्प्लिट का पता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है? ओके, हाँ, बल्कि इसमें एक और चीज़ अभी भी रह गई है। सॉरी, अब आप एवरीवन अगर आप अपना फाइनल डेटा देखें तो आपके पास मैनुअल है और ऑटोमेटिक है, ऐसे ही है ना? आपके पास गियर में क्या है, मैनुअल है और ऑटोमेटिक रह गया। नेक्स्ट जो इसमें प्री प्रोसेसिंग में एक स्टेप रह गया था, क्या आपके ख्याल में कंप्यूटर इंग्लिश में काम कर सकता है? मैनुअल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर को समझ लगेगी? नहीं। कंप्यूटर को बेसिकली इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब भी आप ये क्लासिफिकेशन का काम करें तो आप इसको ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट कर लें, या आप लोगों को पता होगा कोडिंग। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं मैनुअल को 0 कर दूँगा और ऑटोमेटिक को क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा।
मैंने लास्ट क्लास में ना इसकी कमांड पढ़ाई थी रिप्लेस की, कार डेटा यानी अगर आप डॉट रिप्लेस करके आप करेंगे तो व्हाट विल आई डू, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ इसको लिखें, मैं क्या करूँगा कार अंडरस्कोर डेटा और उसमें मैं लिखता हूँ गियर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में बेसिकली आई डोंट नो आपने डिक्शनरी स्ट्रक्चर पढ़ा है कि आपने फंडामेंट प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होगा कोई ना कोई फंडामेंटल्स का, डिक्शनरी का पता है आपको क्या होती है, पढ़ता है? ओके गुड, अगर पता है। सो व्हाट विल आई डू, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो मैनुअल है उसको वो किससे रिप्लेस कर दे, 0 से, और जो ऑटोमेटिक है उसको वो किससे रिप्लेस कर दे, 1 से। तो ये बेसिकली मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ, रिप्लेस, या मैं से कहता हूँ द गुड वर्ड इज़ कि रीकोड मैनुअल टू 0 एंड ऑटोमेटिक टू 1। और यहाँ पर आपने इसके आगे एक लिखना है इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि आपके जो एक्चुअल डेटा सेट है उसमें यानी कि जाके चेंज, यानी ये चेंज परमानेंट हो जाएगी आपके डेटा सेट में। अगर आप इसको अब रन करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे गियर के आगे मैनुअल और ऑटोमेटिक है, अगर मैं इसको अब रन करूँ तो गियर के आगे क्या आ गया, 0 और 1 आ गया। एवरीवन जस्ट डू इट, जस्ट राइट इट, आई होप कि आप लोगों से हो जाएगा। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई इशू है, आस्क मी, वी कैन टेक अ पॉज हियर। ओके, यहाँ पर पहली बात इसको लिखें, रन करें, मैं अब आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। इसको लिखें भाई, कोई एरर तो नहीं आया जो लोग कर रहे हो साथ साथ, शुगर गॉड। और आपके पास जो कार डेटा है उसमें यहाँ पर 0 और 1 आ गया, गियर के कॉलम में, मीन्स जहाँ पर मैनुअल था वहाँ पे 0 आ गया और जहाँ पर ऑटोमेटिक था वहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ये जो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी प्री प्रोसेसिंग का हिस्सा है कि मैंने अपने डेटा को। एक स्टूडेंट सवाल किया कि डिक्शनरी क्या होती है, कोई बता सकता है डिक्शनरी क्या होती है, इवन प्रोग्रामिंग की दुनिया में, या क्या होती है? एनीवन, व्हाट इज़ डिक्शनरी? ओके, मैं ना इसको अभी बता देता हूँ, मे बी ये मैं एक नई फाइल खोल के समझा देता हूँ, बट ये आई गेस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डिक्शनरी तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है। ये मैंने एक नई फाइल खोली जस्ट डिक्शनरी समझाने के लिए, वी कैन स्पेंड 2 मिनट्स और दैट। ओके, प्रोग्रामिंग की डिक्शनरी को भूल जाएँ, इंग्लिश की डिक्शनरी में क्या स्ट्रक्चर होता है? जो आपके इंग्लिश या उर्दू की डिक्शनरी होती है कि नहीं, लुगत जो होती है उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मीन्स वो कैसे बनी होती है? अल्फ़ाबेटिकल होती है, और क्या होता है, एक वर्ड होता है, उस वर्ड के अगेंस्ट क्या होती है, कुछ मीनिंग्स होते हैं, किसी के अगेंस्ट एक मीनिंग भी हो सकता है, 2-3 मीनिंग्स भी हो सकते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? तो सेम यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में है। जो डिक्शनरी होती है ना पाइथन में, पहली बात है वो बनती है इस तरह, इसे हम करली ब्रेसेस जिसे कहते हैं। डिक्शनरी किससे बनती है? ये करली ब्रेसेस से, ठीक हो गया। दूसरा, इसमें डिक्शनरी कैसे बनती है, इसे हम कहते हैं की वैल्यू। जिस तरह आपके की वैल्यू पेयर्स पे बनती है, आपकी जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, जो मेन वर्ड है ना वो आपका की है। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, डिफ़िकल्ट एक वर्ड है तो ये की है, और डिफ़िकल्ट के आगे उसने कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो जो मीनिंग्स हैं उसकी क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। नहीं समझ लगी? तो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर इसे हम कहते हैं। तो डिक्शनरी बनती है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, और ये ऐसे ही है जिस तरह आपकी इंग्लिश की या उर्दू की डिक्शनरी होती है कि पहले की का मतलब कि एक मेन वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और वैल्यू से मुराद के आगे जो उसकी वैल्यूज़ गिवन होती है, उसको सिनोनिम्स गिवन होते हैं जो उसके एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेम वहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट उठा के डिक्शनरी का नाम दिया। अगर मैं आपको आपकी इन जनरल लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, उस लिस्ट में क्या करता हूँ, एक कॉलम में आपके रोल नंबर्स हैं और दूसरे कॉलम में ना आपका फॉर एग्जांपल जीपीए है। तो अगर मैं इसको डिक्शनरी की फॉर्म में लिखूँ ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा डिक्शनरी की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल इट विल बी रोल नंबर 1, और फॉर एग्जांपल कॉलन डाल के उसका जीपीए फॉर एग्जांपल 4 है। तो ये बेसिकली क्या, की वैल्यू, रोल नंबर 1 क्या की है, 4 क्या है उसकी वैल्यू है। सिमिलरली आई कैन राइट रोल नंबर 2 और उसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मे बी आई डोंट नो 3.3 जीपी है। सिमिलरली आई कैन राइट रोल नंबर 30 मे बी, और उसकी वैल्यू क्या, फॉर एग्जांपल 3.75 है। तो ये बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। सर इसमें क्या, रोल नंबर 1 इज़ द की एंड 4 इज़ इट्स वैल्यू, रोल नंबर 2 इज़ द की एंड 3.3 इज़ इट्स वैल्यू, रोल नंबर 30 इज़ द की
एंड 3.75 इज़ द वैल्यू। ये जस्ट लाइक जिस तरह आपकी वो होती है इंग्लिश की डिक्शनरी होती है। डिड यू गाइस गेट दैट? तो यहाँ पर जब मैं ये अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में मैं क्या कर रहा था, ये बेसिकली मैनुअल एक की है और मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से इसकी वैल्यू है। ऑटोमेटिक एक की है और मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, ये 1 के उसकी वैल्यू है। तो इसलिए इसको हमने एक डिक्शनरी बेस्ड स्ट्रक्चर दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके, अब आ जाते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा मेन चीज़ है दैट इज़, अब ये हमने पहले नहीं किया, अगर आप लोगों को पता है तो दैट्स वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, सब उससे भी पहले डिक्लेयर प्रॉपरली हम क्या करेंगे, आईवीज़, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डीवी। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब अभी हमने प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है, जो भी हमने डेटा में से चीज़ें निकालनी थी निकाल ली हैं, जो भी हमने डेटा में से आउटलायर्स निकाले थे निकाल ली हैं। अब हमने अपने कॉलम्स बताने हैं। ठीक हो गया? तो हमारा डीवी यहाँ पर क्या है, आई कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल डीवी, सिंपल, और मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ कार अंडरस्कोर डेटा में जो गियर का कॉलम है, ये हमारा डीवी है। ऐसे ही है? डिड यू गाइस गेट दैट? और हमारा आईवी कैसे बनेगा, हमारे 4 आईवीज़ हैं कार अंडरस्कोर डेटा में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, ओके, सो बेसिकली मंथ्स ओल्ड कैन बी ओवर आईवी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मंथ्स ओल्ड, पावर, किलोमीटर्स एंड एज, ये चारों आईवीज़ ले लेते हैं। सो बेसिकली हमारे आईवीज़ में क्या एक लिस्ट दूंगा मैं यहाँ पे, मंथ्स ओल्ड, कॉमा पावर, कॉमा किलोमीटर्स, कॉमा एज। तो ये हमारे 4 क्या हो गए, आईवीज़ हो गए। डिड यू गाइस गेट दैट? व्हाट आई सिंपली डिड इज़ कि मैंने एक अपना डीवी बनाया, वो डीवी कौन सा है, गियर का कॉलम है, और मैंने अपने 4 आईवीज़ बनाए हैं। वो 4 आईवीज़ कौन से हैं, मंथ्स ओल्ड, पावर, किलोमीटर्स एंड एज। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? मैंने सिंपल अपना 4 आईवीज़ और 4 डीवीज़ बनाए हैं। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ये जो लोग कर रहे हो साथ साथ, कोई एरर तो नहीं आया? ओके, और नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, बट कोई बता सकता है क्या होता है? पहली बात ये, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस पे लगेगा, जो हमारा मेन टेबल है कार डेटा का उस पे, या डीवी और आईवी के टेबल पे? डीवी और आईवी के टेबल पे लगता है। ओके गुड। आपको पता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपके डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर क्रॉस वैलिडेशन हो तो उससे ज़्यादा में भी कर सकता है, बट एट ए टाइम तो 2 ही होते हैं, एक टेस्ट डेटा हो जाता है, एक ट्रेन डेटा हो जाता है। ओके, पाइथन में बेसिकली क्या है, आप विद जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड आप ये स्प्लिट कर सकते हैं, और उसके लिए पहले से एक लाइब्रेरी है। मैं जो भी बेसिकली आपको कोड या फंक्शन पढ़ाऊँगा उसकी लाइब्रेरी उसके साथ ही बताऊँगा। आइडियली तो वो लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे ऊपर लिखनी चाहिए, बट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो भी लाइब्रेरी है, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए जो लाइब्रेरी है पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर साथ में आपको स्प्लिट करके भी दिखाऊँगा। बट उससे पहले हम ये कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है वैसे, आप ना ये जो शेप डॉट शेप कमांड मैंने बताई, अगर आप लिखें प्रिंट dv डॉट शेप, यानी हमारे dv में कितने टोटल रोज़ हैं, 8 4 9 4 7 रोज़ हैं, और जहाँ पर कॉमा का कुछ ना लिखा हो इट मीन्स वो एक कॉलम है। और इस तरह अगर हम अपने IV की शेप चेक करें, IV डॉट शेप, तो वो क्या है, 8 4 9 4 7 रोज़ हैं और उसमें 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स कौन कौन से हैं? ये मंथ्स ओल्ड, पावर, किलोमीटर्स, एज। ये आपने ये शेप जो है ना, मीन्स बजाय क्या पूरा टेबल डिस्प्ले करवाएं, आप शेप के थ्रू भी ना बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकेंगे। अभी आप देखेंगे, मीन्स आप शेप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भाई स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ। डिड यू गाइस गेट दैट सो फॉर? ओके, पाइथन में जो लाइब्रेरी मैंने बेसिकली ना आप लोगों के लिए एक फ़ाइल बनाई थी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन का, मैं मैडम के साथ शेयर कर दूंगा, आपको शेयर दे देंगी, बट मैं चाह रहा था कि आप लोग मेरे साथ साथ भी करें। सो ये बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होती है, बेसिकली sklearn एक मेन लाइब्रेरी है। sklearn क्या है, एक मेन लाइब्रेरी है, और ये sklearn मैंने बताया था लास्ट क्लास में इज़ यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग स्टार्ट हो गई है। बेसिकली sklearn लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होती है? मशीन लर्निंग के लिए। sklearn लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है। लाइब्रेरी इज़ जस्ट लाइक ए लाइब्रेरी, और मॉडल सिलेक्शन जो डॉट डाल के यू कैन सी कि इट्स लाइक अ बुक।
ठीक है, ये एक बड़ी लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल है, एक पार्ट है, उसके अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको एज इट इज़ लिखें, इसको रन करें। बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन है, हम इसको क्या करेंगे, अपने डीबीज़ और आईवीज़ देंगे तो ये हमारे डेटा को स्प्लिट कर देगा। तो ये बेसिकली sklearn एक मेन लाइब्रेरी है, मॉडल सिलेक्शन उसका एक यू कैन से एक मॉड्यूल है, और उसके अंदर एक फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एवरीवन जस्ट रन दैट एंड डिड यू लाइक, इसमें एरर तो नहीं आया या ठीक है, रन हो गया? किसी का एरर आ रहा हो? ऑनेस्टली इस क्लास में कोई एरर नहीं आ रहा, दैट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज मेरी क्लास में स्टूडेंट्स के बहुत एरर्स आते हैं। बट डिड यू गाइस गेट दैट? समझ लगी इस बात की? ओके, सो ये बेसिकली ये लाइब्रेरी क्या है, आपको कुछ भी यानी कुछ भी इन जनरल ना पहले हम करते थे इसको इंडेक्सिंग के थ्रू हम स्प्लिट लगाते थे, बट इस लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा है, आपको जस्ट इसमें अपना डीबी और आईवी देना, जस्ट ये आपके लिए खुद से जो है वो चारों स्प्लिट्स बना देगी। ओके एवरीवन, इसके साथ आप क्या करेंगे, मैं इसको ना जस्ट दिस लाइन ऑफ कोड, ये थोड़ी बड़ी लाइन है, एवरीवन जस्ट राइट इट विद, इसको ऐसे ही लिखना है आपने, ये बेसिकली एक ही लाइन है, इसको ना सॉरी अब ये छोटे हो जाती है, मैंने इसको किया था, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई वी एंड डी वी, एवरीवन जस्ट राइट दिस लाइन। ये बेसिकली ये क्या करेगा, आपके डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। इसको लिखें, इसको भी इसको रन करें, आई होप कि ये आपको एंड तक नज़र आ जाएगा। एवरीवन जस्ट राइट दिस लाइन ऑफ कोड, फिर मैं आपको बताता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन, लेकिन इसको लिख लें एज इट इज़। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये स्प्लिट हो गया, अगर आपने ये लिख लिया है तो ये आपके डेटा को 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। देन मैं आपको एक बार समझा भी दूँगी एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन है क्या चीज़ और एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट क्या चीज़ है, बट ये आज स्प्लिट हो गया। इसको जस्ट राइट इट डाउन एंड जस्ट रन इट। इसको करें, कोई इशू है तो बताएं। ओके, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोगों से हो गया, बट आपको पता है एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट क्या चीज़ है, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट क्या चीज़ है, ये 4 चीज़ें क्या हैं आपकी? एक्स से क्या इन जनरल, एक्स से आप लोग क्या मुराद लेते हैं? बेसिकली एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट का मतलब ये कि उसने जो आपके आईवीज़ वाला हिस्सा था उसको उसने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया, और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट का मतलब जो उसका डीवी वाला हिस्सा था, वो जो डीवी वाला हिस्सा था उसको उसने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? तो बेसिकली एक्स इंडिकेट कर रहा है आपके आईवीज़ को, तो उसको उसने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया।
और जो आपका वाई वाला हिस्सा था वो भी उसने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दिया है। और यहाँ पर बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कमांड है, ये जो आपने लाइब्रेरी है आपकी IVDV क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। टेस्ट साइज इक्वल्स 0.2, इसका क्या मतलब है, मीन्स जो 20% आपके डेटा का जो 20% है वो टेस्टिंग में चला गया तो ऑटोमेटिकली जो 80% है वो ट्रेनिंग में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर 0.3 लिख देंगे तो आपके डेटा का 30% जो है वो टेस्ट में चला गया तो 70% किस में चला जाएगा, ट्रेनिंग में चला जाएगा। इसकी हाउ विल वी वेरीफाई दैट कि भाई एक्चुअल में स्प्लिटिंग हो गई है कि नहीं हुई। एक तो ये तरीका है कि आप उसको एक्चुअल में प्रिंट करवा लें, आप x_train लिखें तो आपको डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आप एवरीवन जस्ट राइट x_train लिखें तो सही सर आपके सिस्टम्स पे, तो आपको यहाँ पे डेटा शो होगा। आपको इसमें डेटा में कोई स्पेसिफिकली इसके इंडेक्स में देखें, जो इंडेक्सेस में आपको कोई अजीब सी बात नज़र आ रही है, ये रैंडम है। बेसिकली इसमें एक फीचर होता है, आप देख रहे हैं कि पहले 30,000 रोज़ हैं, 30,000 रो है, फिर उसके बाद कौन सी रो आ गई है, 67,000 आ गई, 50 आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो। तो बेसिकली इसमें एक फ़ीचर होता है, उससे हम कहते हैं शफलिंग का, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। अगर आप एंड पे लिखें यहाँ पे जो आपने कमांड लिखी है, अगर आप लिखें शफल इक्वल्स फॉल्स, यानी कि डेटा को शफल ना करें। वैसे इन जनरल इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप शफल करें ताकि आपके डेटा में कोई बायसनेस ना रहे, डेटा आपका लोडेड ना हो। बट अगर आप शफल इक्वल्स फॉल्स करें और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली डेटा इस तरह से तरतीब से मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और रह गई है, डिड यू गेट दैट, शफल इक्वल्स फॉल्स को अगर आप शफल इक्वल्स अगर आप फॉल्स करेंगे एंड पे तो आपके पास जो डेटा है उसके बाद एक तरतीब में आ जाएगा। एक मिनट दें मुझे, मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई एक चीज़ हम कर सकते हैं अगर ये मेरे से हो जाए। जी जस्ट आई एम जस्ट टेस्टिंग, या आप लोगों ने नहीं लिखना, इसमें नहीं आएगा, शुरू में करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, यहाँ पर एक इन जनरल एक इशू है जो कि आप लोगों को, इफ़ यू लुक एट दिस इंडेक्स वैल्यूज़, क्या आपको ये इंडेक्स वैल्यूज़ एक तरतीब में नज़र आ रही हैं? यहाँ पर क्या है, स्टार्ट में 7 है, 29 है, 31 है, ऐसे ही है। बेसिकली क्या होगा, ये फ्यूचर में जब भी आप कोई चीज़ आप ड्रॉप करते हो ना तो वो पूरे का पूरा इंडेक्स या पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाती है। मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ, आप लोगों को शुरू में करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हमने ड्रॉप किया था, मे बी यहाँ पे हम कर लें, एक मिनट दें, मैं यहाँ पे बेसिकली देखूँ यहाँ पे होता है कि नहीं। ओके एवरीवन, जो लोग एक स्टेप मैं आपको और बताना, ये फिर अगेन प्री प्रोसेसिंग में एक इशू था जो मैंने पहले नहीं बताया था। आप लोगों ने जहाँ पर गियर इक्वल्स मैनुअल एंड गियर्स इक्वल्स ऑटोमेटिक किया था, अगर आप उस लाइन में वापस जाएं, यू आर सपोज टू, इसके बाद आपको डॉट रीसेट इंडेक्स लिखना है और ड्रॉप इक्वल्स टू, इसको एज इट इज़ लिख लें। ये होता कि मैं बाद में बताऊँगा, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, बट जस्ट राइट इट एंड रन इट। रीसेट इंडेक्स पढ़ा आप लोगों ने क्या होता है वैसे कभी? जो उस रो में वापस जाएं, उस सेल में वापस जाएं जहाँ पर आपने ये गियर इक्वल्स मैनुअल एंड गियर इक्वल्स ऑटोमेटिक लिखा था, एंड पे इसके लिखें डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स ड्रॉप इक्वल्स टू। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यू आर सपोज टू राइट समथिंग लाइक दिस, इसको लिखें। ये आपने उस सेल में लिखना है जहाँ पे गियर इक्वल्स ऑटोमेटिक था। नहीं, जब हमने ये रीसेट इंडेक्स इन प्लेस ही होता है बेसिकली, इसको हम सेव कर रहे हैं ना, ज़रूरत नहीं है इन प्लेस की। एवरीवन जस्ट राइट इट एंड रन इट। पहली बात रन हो गया लिखने के बाद,
अगर आपने इसको लिख लिया है, अब आपका अब आप दोबारा ये करेंगे, अपने इसमें जाएंगे कर्नल, वंस यू हैव रिटन दैट, और जब ये आपने रन कर लिया, कर्नल में जाएं, री स्टार्ट एंड रन ऑल करें, एंड री स्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स करें। ये आप लोग सारे करेंगे। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जब आप एक्सट्रेन लिखें ना, ये सारा मैं किस लिए कह रहा हूँ, जब आप एक्सट्रेन लिखें तो आपके पास इंडेक्स वैल्यूज़ एक तरतीब में आए, इसमें कोई मसला ना हो। इसको लिखें, दोबारा रीस्टार्ट रन ऑल करें, इंडेक्स वैल्यूज़ एक तरतीब में आ गई हैं कि नहीं। इफ़ यू जस्ट राइट एक्सट्रेन तो आपके इंडेक्स वैल्यूज़ एक तरतीब में आ गई हैं कि नहीं आई, किससे नहीं आई? गुड, शुक्र है किसी। ओके, सो आइडियली अगर आप हम सारे एक पेज पे हैं तो हमारे पास बेसिकली एक्सट्रेन को अगर आप लिखें तो आपके पास यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्स वैल्यूज़ आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप वाई ट्रेन लिखें तो आप ये आपके इस तरह से वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी 0 1 2 3, और आपके पास ये एवरीवन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने शफल इक्वल्स फॉल्स किया था, इसके बाद हम क्या करेंगे, इट्स बेटर कि आप क्या करें, एवरीवन जस्ट राइट प्रिंट द शेप ऑफ एक्स ट्रेन इज, और आप यहाँ पर कॉमा डालेंगे और उसको x_train डॉट शेप लिखें। ये आपको क्या करेगा, ये बेसिकली ना ये बेहतर होता है कि हम सारी शेप्स को एक दफ़ा प्रिंट करवा दें। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, द शेप ऑफ x टेस्ट इज़, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x टेस्ट कॉमा शेप। Similarly, what will I do? The shape of y_train is y_train dot shape। ये जस्ट मैं अपने, ताकि फ्यूचर में मुझे अगर कुछ कोई मसला आता है या कोई एरर आता है तो मैं अपने आप को जो है यानी कि यहाँ से गाइडेंस ले सकता हूँ कि भाई शेप में तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक ठीक है कि नहीं ठीक। और एवरीवन जस्ट यानी सिंपल मैंने क्या किया है, प्रिंट कमांड दी है, एंड फ्रॉम दिस प्रिंट कमांड कैन यू सी कि स्प्लिट हो गया। आपके पास टोटल डेटा में कितनी वैल्यूज़ थी, 80,000 के करीब थी, एंड यू विल सी कि 67,000 एक साइड पे चली गई हैं और 16,000 एक साइड पे चली गई हैं। इसका क्या मतलब है कि वो 2080 का स्प्लिट हो चुका हुआ है। एवरीवन जस्ट राइट दिस आउट। यहाँ तक कोई इशू?
ओके सो आई होप के डिड यू गैस गेट दैट स्प्लिट की समझ लगी है। इन जनरल अगर आप अपने डेटा में देखें आपके पास टोटल 84,000 रोज़ थी। उसने उन 84,000 रोज़ को क्या किया है, 67,000 रोज़ को उसने ट्रेनिंग में ले गया और 16,000 रोज़ को या अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रोज़ को टेस्टिंग में ले गया। दिस इज़ ये स्प्लिट हो गया है। अगर आप बैक एंड पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्चुअल में स्प्लिट हो चुका हुआ है। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है तो जस्ट आप वाई ट्रेन या वाई टेस्ट या कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास रोज़ या टेबल्स यहाँ पे शो भी हो जाएंगे। सो आई होप यू गाइस गॉट दैट। नेक्स्ट अब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई। हमारे पास डेटा बन गया, हमारे पास ट्रेनिंग सेट बन गया, टेस्ट सेट बन गया। अब जो हमारा अगेन जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, वंस वी हैव गॉट दैट हम क्या करेंगे, अप्लाई। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे अप्लाई मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, ये पहले वाला प्रोसेस मुश्किल था, ये आगे वाला बहुत आसान है। ये जो पहला जो प्री प्रोसेसिंग है ना, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये मुश्किल है। ये जो काम है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाना, ये बहुत आसान है। वंस वी गॉट अवर एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, यू नो, हमें हमारे स्प्लिट्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाएंगे। आपके ख्याल में क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं? ये मशीन, एनीवन कैन यू नेम सम एल्गोरिथम्स जिसकी बेस हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? Decision trees, so we can write some of them. Decision trees, naive Bayes, और कौन कौन से हैं? You know why we call naive Bayes naive? आपको पता है naive क्यों कहते हैं इसे? Miss, anyone? Why do we call naive Bayes naive? Equally treat करता है। नहीं, ओके, थिंक अबाउट इट, आई वोंट टेल यू। एनीवन एल्स? और कौन कौन से क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स हम यूज़ कर सकते हैं? KNNs यूज़ कर सकते हैं, और कौन से? SVM पता है आपको, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास DVs में 2 क्लासिफिकेशन, हम लॉजिस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हैं तो फिर लॉजिस्टिक यूज़ नहीं होगा। सो वी कैन आल्सो यूज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और एनीवन? वी कैन आल्सो यूज़ रैंडम फॉरेस्ट, वी कैन आल्सो यूज़ न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन हम न्यूरल नेटवर्क्स नहीं यूज़ करेंगे। मैं इसमें से आपको 4 से 5 एल्गोरिथम्स अप्लाई करवा के दिखाऊंगा। एंड पाइथन में एक अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी फार्मूला नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट रेलेवेंट लाइब्रेरी एंड जस्ट गिव दीज एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट थिंग एज एन इनपुट, और वो आपको सारी कैलकुलेशन करके खुद से सारा कुछ आपको आउटपुट में दे देगा। एंड देन यू कैन गेट प्रेडिक्शंस एंड यू विल सी कि इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। इसीलिए मेन जो मसला होता है ना, डेटा क्लीनिंग, वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये जो है ये रिलेटिवली बहुत आसान चीज़ है। सो बट अगर आपको इन जनरल ओवरऑल सारे प्रोसेस की समझ लगी है ना, हमने अभी तक क्या किया है। मैं जस्ट रिपीटिंग, वी इंपोर्टेड रेलेवेंट लाइब्रेरीज, वी इंपोर्टेड आवर डेटा, वी क्लीन द डेटा, वी प्री प्रोसेस, जिसमें जो भी चीज़ें थी हमने की हैं। फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने अपने IVs एंड DVs डिक्लेयर किए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है। डू यू गेट दैट? एंड वंस वी गेट अवर एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल अप्लाई अवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अच्छा, मैं आपको ना ये पाइथन में किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं। मींस लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2-3 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। आंसर उनका सेम आएगा, बट सम हो, फॉर एग्जांपल इवन मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ, तो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, तो मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ कि एक और स्टैटिस्टिशियन दुनिया में कहीं और बैठा है, उसने एक लाइब्रेरी बनाई है, वो उसको पब्लिक कर देता है। पब्लिक मीन्स कि एनीवन कैन यूज़ इट। तो वो जो है हम उसको, यानी कि इसलिए मल्टीपल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। मैं आपको अभी पहला जो हम अप्लाई करेंगे, आई विल जस्ट नेम इट एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो फर्स्ट जो एल्गोरिथम हम अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, वो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। आई डोंट नो, मैं उस पर टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, बट व्हाट इज़ द लॉजिट फंक्शन? डू यू गाइस नो व्हाट लॉजिट फंक्शन? लॉजिस्टिक को हम लॉजिस्टिक क्यों कहते हैं, और लॉजिट, यू नो, लॉजिट फंक्शन क्या होता है? सॉरी, आपके पीछे, इसके पीछे इसकी जो साइंस, नॉट साइंस, जो फार्मूला या डेरिवेशन है, वो पता है कैसे बनता है? सॉरी, कोई समझ नहीं आता। कौन सा फंक्शन? ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन।
ओके, एवरी फंक्शन इज ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। क्या स्पेसिफिक क्या है, बट अगर आप एक अच्छे मशीन लर्निंग के बनना चाहते हैं, ये काम मीन्स मैंने एमए इस्लामियत भी किया हुआ है, तो मैं ये कुछ 3 महीने लगा के कोडिंग सीख के कर सकता हूँ। बट अगर आप एक अच्छे मशीन लर्निंग के एनालिस्ट बनना चाहते हैं इंडस्ट्री में या इवन एकेडेमिया में भी, तो आपको इसके जो बैक एंड पे जो भी इसके जो है ना फंक्शंस, डेरिवेशंस, लॉजिक फंक्शन होता क्या, बना कैसे है, उसके बैक एंड पे क्या लॉजिक है, वो आपको आनी चाहिए। उसका एक और बेनिफिट आप अभी भी देखेंगे, हर ये जो फंक्शन है ना, हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे, तो वो उन प्रेडिक्शंस की हम क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो अगर आपने एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, फॉर एग्जांपल अभी आपकी 90% प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हैं, 10% प्रेडिक्शंस गलत हैं, बट अगर आप उसको 90% से 95% पे या 98% पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये वही कर सकता है जिसको उसके बैक एंड पे पता है कि भाई इसके बैक एंड पे क्या साइंस चल रही है। तो देन आप ज़्यादा बेहतर ट्रायल एंड एरर करके आप वो प्रेडिक्शंस इंप्रूव कर सकते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि इनके बैक एंड पे जो भी फंक्शंस, फार्मूलाज, जो भी चीज़ें हैं, जो डेरिवेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये जो पहला मैं इसको सो फर्स्ट वन इज़, मैं इसके 2 मेथड्स हैं। एवरीवन ये एक लाइब्रेरी है, बल्कि इस सारे कोड को एज इट इज़ लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हमने किया कि एवरीवन जस्ट राइट दिस लाइन ऑफ कोड एंड रन इट। ये 4 लाइंस हैं, इसको लिखें। स्टैट्स मॉडल्स इज़ द मेन लाइब्रेरी जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करती है। सो मैं लेट मी जस्ट जूम इट। इसको लिखें, इसको रन करें। नहीं, ये ज़्यादा हो गया। इसको लिखें, इसको रन करें। तो ये मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए आसानी के लिए किया है कि लाइब्रेरी उसी सेल में दी है, अदरवाइज़ आइडियली हम इसको शुरू में इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टैट्स मॉडल्स इज़ द लाइब्रेरी जो आपके लिए लॉजिस्टिक का क्या फंक्शन है, यहाँ पे लॉजिक जो है ना, ये बेसिकली लॉजिक फंक्शन, लॉजिस्टिक के पीछे कौन सा फंक्शन होता है, लॉजिक होता है। तो ये बेसिकली लॉजिक इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। Everyone just write it and run it, and the output should be, you should get this some very nice summary like in this form. आपको ना इस तरह की summary मिलनी चाहिए। Everyone just write it and run it. अगर आपने इसका कोड देखे ना कि फॉर एग्जांपल इस लाइब्रेरी में ये बना कैसे है, तो वो ये जुपिटर नोटबुक डायरेक्ट नहीं दिखाता, शायद विजुअल स्टूडियो में आ जाता है, लेकिन इसकी ना आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, वहाँ पे उन्होंने ये सारे ओपन सोर्स हैं, आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा इसका कोड, आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा इसका कोड। अगर यहाँ पे इंटरनेट चल रहा हो, प्रोबेबली एंड पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा, इसका कोड आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो यू गाइस कैन इवन कॉपी पेस्ट दैट, बट देयर इज़ नो नीड टू कॉपी पेस्ट, इफ यू कैन जस्ट इम्पोर्ट दैट। Everyone just run this. So what I did, you will see that in just 3 lines of code, I got a very nice summary in this form. इसको हम बाद में interpret भी करते हैं, but just run it. हो गया run के नहीं? हो गया? बाकी भी इसको करें, और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि कोड कर क्या रहा है, इसका क्या मकसद है, और अगेन इससे फिर predictions कैसे लेंगे। हाँ जी, रन हो गया। किससे नहीं हुआ अभी तक, किसका एरर आ रहा है, एरर आ रहा है।
ओके, सो मेजॉरिटी लोगों से हो गया, आप लोगों से हो गया, एरर तो नहीं आया? क्या श्योर एरर है कोई? ओके, इफ़ आई आस्क यू गाइस, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इससे पहले आप क्या स्टेटा यूज़ करते रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ करते रहे हैं, या आप कौन सा सॉफ्टवेयर इन जनरल यूज़ करते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड समरी इन द सेंस कि आपको तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर आपके कोफिशिएंट वैल्यूज़, पी वैल्यूज़, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, जी स्कोर, यहाँ पे आपका जो लॉजिक फंक्शन, कितनी ऑब्जर्वेशन है जिस पर डेटा हुआ है, प्लस आपको ये भी लॉग लाइकलीहुड, ये वो सारा कुछ ये सारा कुछ बताता है. इफ़ आई आस्क यू गाइस, आई डोंट नो, कैन यू गाइस इंटरप्रेट दिस कोफिशिएंट, इसका क्या मतलब है? कैन यू गाइस इंटरप्रेट लॉजिस्टिक रिग्रेशन? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कोई इसको इंटरप्रेट करके दिखाए. रिग्रेशन को हम लीनियर रिग्रेशन को हम इंटरप्रेट कर लेते हैं ना, लॉजिस्टिक को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? रेशियो व्हाट? थ्रेशोल्ड. इसमें कोई थ्रेड. कैन एनीवन इंटरप्रेट दिस कोफिशिएंट थिंग, यू नो? लॉजिस्टिक की क्या इंटरप्रिटेशन होती है? एनीवन? लॉजिस्टिक की क्या इंटरप्रिटेशन? देखिए आपको समझ तो लगी है, रिजल्ट इस तरह से आता है ना जनरल भी, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या मतलब है? कोफिशिएंट्स की क्या इंटरप्रिटेशन है? तो क्या तो ये मैनुअल है या ऑटोमेटिक? I don't know, in general I teach a complete lecture on logistic, but लॉजिस्टिक को अगर आपने समझना है ना तो आपको ऑड्स का पता होना चाहिए एंड लॉग. ऑड्स रेशो पता है आपको क्या होता है? ऑड्स का पता है आपको? ओके, मैं भी नहीं बता रहा, बट आई विल रिकमेंड कि आप, क्योंकि मैं इस तरफ चला गया तो वो मेन हमारा टॉपिक सारा हट जाएगा. बट इन जनरल आपको लॉजिस्टिक की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, और ये सिंपल इंटरप्रिटेशन लीनियर की तरह की नहीं होती. बेसिकली इसमें क्या होते हैं, लॉग ऑफ ऑड्स इन्वॉल्व होते हैं. तो मैं लाइक उस साइड पे नहीं जा रहा, बट अगेन ये एक फ़र्क होगा एक आम बंदा जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई और स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी, और एक बंदा जिसने कंप्यूटर साइंस का स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ पढ़ी है. तो एक आम बंदा रिजल्ट तो ले आएगा, मैं भी ले आया हूँ, बट अगर मैं इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता तो मैं अपनी प्रेडिक्शन बेहतर नहीं कर सकता. नहीं समझ लगी इस बात की? तो प्रोबेबली आपको इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. बट लॉजिस्टिक के केस में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज लॉग एंड लॉग ऑफ ऑड्स आर इन्वॉल्व. बट फॉरगेट दैट. बट ये आपको एक इंटरप्रेट, डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? समझ लगी इस बात की? अब ये इस कोड ने किया क्या है, अगर आप इसको यहाँ पे समझें. मैं यहाँ पर बेसिकली एक हमारी मेन लाइब्रेरी है स्टैट्स मॉडल्स, इसके एक आगे मॉड्यूल है API, बेसिकली हमारी लाइब्रेरी है. हमने क्या किया, इसको हमने इंपोर्ट किया एज SM. ये मैंने जिस तरह हम बाकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज PDS, को हमने इंपोर्ट किया एज SM. इसके अंदर एक फंक्शन है लॉजिक, यानी कि बेसिकली लॉजिक फंक्शन है जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करता है. और यहाँ पर वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन, बेसिकली हमने इसको वाई ट्रेन किया, हमारा IV है DV है, वाई ट्रेन हमारा डिपेंड, यानी हमने उसको सिंपल क्या किया, दोनों इनपुट्स दिए, उसको हमने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल दिया, उसको हमने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया. तो उसने इस मॉडल को क्या किया, रन किया. ये डॉट फिट कमांड आपको पता है क्या होती है? पाइथन में ना दो कमांड्स बड़ी कॉमन है, ख़ासतौर पे जब आप ये रिग्रेशन और जब ये मशीन लर्निंग वाली साइड पे जाते हो. एक डॉट फिट है जो हमने पढ़ी, और एक डॉट प्रेडिक्ट. आपको डॉट फिट, आपको पता है फिट लाइन फिटिंग क्या होती है? इन जनरल तो पता होगा रिग्रेशन में कि नहीं? मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ. इन जनरल रिग्रेशन में ना आपको पाइथन में, मेरे ख्याल से बाकी लैंग्वेजेस में भी डॉट फिट एक कमांड होती है, बहुत यूज़ होती है, और दूसरी कमांड होती है डॉट प्रेडिक्ट. अभी हम प्रेडिक्ट पे तो नहीं गए. डॉट फिट कमांड क्या करती है बेसिकली, जिस आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में सोचें. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, आपके पास डेटा होता है सॉर्ट ऑफ एक स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में, और वो क्या करता है, उसको एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है. ऐसा ही है ना? तो जब बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि उसने ऑलरेडी बेसिकली सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर ली हैं.
और कैलकुलेशंस वगैरह करने के बाद उसने जो बेस्ट फिट लाइन थी उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो जब हम डॉट फिट लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि वो बैक एंड पे सारी कैलकुलेशंस कर लेता है। जो भी उसने कैलकुलेशंस करनी है, जो भी उसने लॉजिस्टिक के फार्मूलाज लगाने हैं, जो भी मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करके बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी है वो ढूंढ ली हुई है। सो बेसिकली डॉट फिट मीन्स कि जब डॉट फिट हम करते हैं ना, तो वी आर आस्किंग कंप्यूटर टू एक्चुअली टू परफॉर्म ऑल रेलिवेंट कैलकुलेशंस। ठीक हो गया। तो डॉट फिट का मतलब ये है कि बैक एंड पे जो भी आपका रिग्रेशन का फार्मूला है उस सारे को लगाओ और जो बेस्ट फिट जो हमारी लाइन है उसको प्रोड्यूस करो। डिड यू गाइस गेट दैट? ये डॉट फिट कमांड है। और डॉट प्रोडिक्ट तो सिंपली नाम से जाहिर है कि वो प्रोडिक्ट करेगी, बट ये डॉट फिट आप उसको बेस्ट फिट लाइन इस तरह से जहन में रख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर डॉट फिट लिखा है ना, जब ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर बेसिकली ये एक्चुअल में जो सारी कैलकुलेशन है, एक्चुअल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रही है। डिड यू गाइस गेट दैट? और यहाँ पर ये सिंपल जब कैलकुलेशंस हो गई हैं तो जस्ट ये क्या कर रही है, समरी व्यू दे रही है कि आपको डिस्प्ले, ये जो लाइन है आपको क्या कर रही है, एक समरी व्यू दे रही है। बेसिकली ये जो आपके पास जो आउटपुट आई है ये इस रिजल्ट्स डॉट समरी की वजह से आई है कि ये आपको जो भी उसने कैलकुलेशंस की हैं उसको उसने ये सारे का सारा यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। एक चीज़ और आपको यहाँ पे एक ये टर्म मिल रही है, अगेन आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल्स बट आई विल, लाइकलीहुड में और प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइकलीहुड? पढ़ा आप लोगों ने कभी कि नहीं पढ़ा? मैक्सिमम लाइकलीहुड थिंग, यू नो, हैव यू गाइस डन दैट? लाइकलीहुड में प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? एनीवन? सॉरी क्या कह रही हैं? लाइकलीहुड में प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है? पहली बात, कोई फ़र्क होता भी कि नहीं होता? नहीं होता। प्रोबेबिलिटी दिख ही देता है किस चीज़ की? ओके, अगेन आई वॉन्ट टेल यू बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको, और ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ही कह रहे हैं। सो लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है और रीज़नेबल फ़र्क है, और आपको ये पता होना चाहिए इनमें क्या फ़र्क है। तो बेसिकली यहाँ पर जो उसने ये जो भी कोफिशिएंट्स एस्टिमेट किए हैं, जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ बनाई हैं, जो उसके बैक एंड पे वो उसने लाइकलीहुड्स की बेस पे यानी कि उसने बनाया। ये आपको लाइकलीहुड, लॉग लाइकलीहुड पता होना चाहिए, बट इन जनरल आपको तब ये बेहतर डिफरेंस क्लियर होगा जब आपको ये पता होगा ये प्रोबेबिलिटी में और लाइकलीहुड में क्या फ़र्क होता है। जब आपको ये क्लियर होगा ना, तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? अच्छा, एक बात और, ये जो कि अभी हम जो कि क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जब भी क्लासिफिकेशन में दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, जिस तरह मैनुअल और ऑटोमेटिक दो वैल्यूज़, अगर 3 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हों, तो वो आपकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? जो आपकी आउटपुट आती है वो किस बेस पे आती है? वो हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे आती है। अगर तो आपकी जो वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल है तो बेसिकली वो क्या होता है, इन जनरल उसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपका डाइकोटोमस या ट्राइकोटोमस वेरिएबल आ जाता है तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं हमेशा किस फॉर्म में आती हैं? प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में आती हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आई डोंट नो, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, प्रोबेबली वी कैन टेक 10 मिनट्स ब्रेक, व्हाट यू गाइस सजेस्ट, बिकॉज इसके बाद ये सारी चीज़ें आसान है। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स जो हैं वो इससे भी आसान है, और मे बी वी कैन टेक 10 मिनट्स ब्रेक, बट आई होप यू गाइस गॉट सम अंडरस्टैंडिंग इन जनरल। हम इंशाल्लाह आज ये सारे मैं बेसिकली 4-5 एल्गोरिथम्स आपको लगा के दिखाऊंगा, उनसे हम प्रेडिक्शन लेंगे, उनकी एक्यूरेसी कंपेयर करेंगे, and we will see and we'll actually deploy that. So we guess can take, we'll be back at 11:20. Thank you. समय लग रही है कि आप कम जा रहे हैं?
इसको चला दें। ओके सो आई गेस वी शुड स्टार्ट। अभी तक हमने जितना लीनियर लॉजिस्टिक का पढ़ा है दैट्स एक्चुअली एनफ बट इनकम्प्लीट, ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसको मैं एंड पे कंप्लीट करूँगा बिकॉज इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए अभी इतना काफ़ी है, बट अभी हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे बिकॉज नेक्स्ट एक सारा फ्लो में है, फिर हम विल कम बैक टू दिस। सो एवरीवन जस्ट गिव हेडिंग ऑफ डिसीजन ट्री, इसमें हम प्रेडिक्शंस भी लेंगे। नेक्स्ट जो हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे दैट इज़ अबाउट डिसीजन ट्रीज। सॉरी, डिसीजन ट्रीज में आपको आइडिया है डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? ऑब्वियसली पता है कि नहीं पता क्या होते हैं डिसीजन ट्रीज? क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। एनीवन? डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? सेग्रीगेट करता है आपके डेटा को। डिसीजन ट्रीज की आउटपुट भी क्या होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है कि नहीं? ओके, पाइथन में डिसीजन ट्री बहुत सिंपल है। अब जो मैं बेसिकली आपको ना मैक्सिमम टोटल 5 लाइंस बता रहा हूँ, ये हर कोड में रिपीट होगी। हर मीन्स आप डिसीजन ट्रीज लगाते हैं, आप रैंडम फॉरेस्ट लगाते हैं, और मैं इसको समझाऊंगा अभी। बट आई विल आस्क यू गाइस, ये आप देखेंगे कि जिस तरह हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया ना, सेम ये वही चीज़ है। एवरीवन जस्ट कॉपी इट। sklearn.tree import, बेसिकली sklearn मैंने आपको बताया था ये एक लाइब्रेरी है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? मशीन लर्निंग के लिए। SK स्टैंड्स फॉर साइंस किट, ये बेसिकली साइंस की किट है। sklearn.tree, इसमें क्या है? डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ये एक लाइब्रेरी है। ये आपने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ये आपके लिए सारा डिसीजन ट्रीज का काम कर देगी, सारा। यू डोंट नीड टू डू एनी राइट एनी फार्मूला और एनीथिंग, कुछ भी नहीं आपने लिखना। आपको जस्ट इसको इनपुट देनी है। इनपुट से क्या मुराद है? आपको इसको अपने IVs और DVs देने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने वही फिट कमांड यूज़ की है जो मैंने पहले पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने क्या किया है, आपके यहाँ पे IVs दिए और DV दिए हैं, बस। ठीक हो गया। एवरीवन जस्ट राइट दीज 4 लाइन ऑफ कोड। और यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन भी ले रहा हूँ, डॉट प्रेडिक्ट। पहले मैंने आपको दो यहाँ पे बताया था, 2 तरह की कमांड्स होती हैं, डॉट फिट और डॉट प्रेडिक्ट। तो आप यहाँ पर देखें, ये डॉट फिट कमांड है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में डिसीजन ट्रीज की कैलकुलेशन कर रहा है, बैक एंड पे हो रहा है, सामने आपको नज़र नहीं आएगा। और डॉट प्रेडिक्ट कमांड क्या करेगा? जो आपके पास टेस्ट डेटा है उसके वो प्रेडिक्शंस लेगा। सबसे पहले इसको लिखें, तो इस सारे को रन करें। एवरीवन जस्ट राइट इट एंड रन इट, इस सारे को लिखें और इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपने डिसीजन ट्री लगाना है पाइथन में, बस ये 4 लाइन्स हैं। फर्स्ट लाइन क्या कर रही है? लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रही है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर उस लाइब्रेरी का नाम है। सेकंड जो है वो आपको क्या कर रही है? बेसिकली ये लाइन वी कॉल इट, पाइथन में ऑब्जेक्ट बना रही है इसका। आई डोंट नो, अगर आपने प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ये वो अगर नहीं पता तो लाइक आई वांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ। यहाँ पर बेसिकली फिट बन रहा है। फिट मींस एक्चुअल में कैलकुलेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? परफॉर्मिंग एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी बैक एंड पे जो क्लासिफिकेशन होनी है डिसीजन ट्री की, वो हो रही है इस लाइन में। और लास्ट लाइन में जो है, I don't know you guys can see it or not. और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है आपका? परफॉर्मिंग प्रेडिक्शन। इसको लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये, यानी कि बैक इस पर क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट एवरीवन जस्ट राइट दीज 4 लाइन्स ऑफ कोड्स। इसको लिखें, आपके पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, बाकी यानी कि इसकी बज़ाहिर कोई आउटपुट नहीं आएगी। सॉरी,
ये है मैक्स डेप्थ इक्वल्स 4, बस इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है आपने। इसको लिखें एवरीवन। पाइथन में बस यही है, सिंपल मींस मैंने कहा प्री प्रोसेसिंग डिफ़िकल्ट है या आसान है। आपने ये 4 लाइंस लिखनी है वो आप, और आपने इसमें इनपुट देनी है, वो आपके लिए सारा कुछ पाइथन खुद से परफॉर्म करेगा। दैट्स वाई इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री में। मैं बताता हूँ, पहले इसको रन कर लें एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्रोपी पढ़ा आप लोगों ने, क्या होता है एंट्रोपी? डू यू नो अबाउट एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी, और ये डू यू नो अबाउट दिस? प्योरिटी के लिए, इम्प्योरिटी के लिए, ठीक है। और इम्प्योरिटी क्या होती है? जितनी मुझे समझ आई अब, आई गेस सो। ओके, जस्ट राइट इट एंड रन इट। यहाँ पर मैक्स डेप्थ इक्वल्स 4, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि वो 4 उसके डिसीजन ट्री के लेवल्स बनाएगा। अगर आप मैक्स डेप्थ 10 कर देंगे तो वो आपके डिसीजन ट्रीज में, आपको पता है ना, वो लेवल्स बनते हैं उसके, एक क्लासिफिकेशन, फिर दूसरी, फिर उसके नीचे दूसरी। तो आप जितना, अगर आप 10 लिखेंगे ना तो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज़ होगी, टाइम वो ज़्यादा लेगा, लेकिन प्रोबेबली वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आपने 4 मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे पास डेटा सेट बड़ा है थोड़ा सा, तो आपके कंप्यूटर्स पे थोड़ा कम टाइम लेगा। आप 2 भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 भी कर सकते हैं। और एंट्रोपी बेसिकली इसके थ्रू ना वो इंफॉर्मेशन लॉस है, जिसे इम्प्योरिटी कहते हैं, वो फाइंड करता है। ये जो दूसरी लाइन है फिट, बेसिकली एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है, और प्रेडिक्ट में हमने से क्या दिया है, जो हमारा टेस्ट डेटा है वो दिया है, और इसको वो प्रेडिक्ट कर रहा है। लिख लिया आप लोगों से? रन हो गया किस? मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ इक्वल्स 4, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। किसका एरर आ रहा है? इसको देखें, हो गया। इसके बाद ओके, अब अगर आप यहाँ पर ये लिख लिया आप चारों ने, एक चीज़ और, एवरीवन इफ़ यू जस्ट राइट प्रेडिक्शन यहाँ पे, तो बेसिकली ये उसने प्रेडिक्ट किया है। अगर आप इसको रन करेंगे और आप प्रेडिक्शन यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर उसने अपनी प्रेडिक्शंस दे दी हैं। ज़ीरो का क्या मतलब था? 0 मीन्स मैनुअल और 1 मीन्स था ऑटोमेटिक। ये बेसिकली उसने अपनी प्रेडिक्शंस दे दी हैं, बट हमें कंपेयर करना है। अब हम प्रेडिक्शन को हम किससे कंपेयर करेंगे? आपके पास ना डेटा सेट में अगर आप ऊपर जाएं, आपके पास यहाँ पर ना 4 सेट्स थे। एक था एक्स ट्रेन, एक था वाई ट्रेन, एक था एक्स टेस्ट, और एक था वाई टेस्ट। ये जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है ना, ये तो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। ये हम लिखते हैं हमेशा फिट वाले हिस्से में। ये हम कहाँ पे लिखते हैं? फिट वाले हिस्से में। एक्स टेस्ट, जो एक्स टेस्ट है बेसिकली ये हम प्रेडिक्शन वाले हिस्से में लिखते हैं। ये वाई टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? वाई टेस्ट यूज़ होता है प्रेडिक्शन से कंपेयर करने के लिए। मींस आपको यहाँ पर ये प्रेडिक्शंस मिली हैं, ये प्रेडिक्शन है, और नीचे आपके पास वाई अंडरस्कोर टेस्ट होगा। तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि जी एक्चुअल में, यानी एक्चुअल में वैल्यूज़ क्या हैं और प्रेडिक्शन में क्या वैल्यूज़ हैं। तो बज़ाहिर तो ये काफ़ी प्रेडिक्शन सही लग रही हैं। मैं आपको 4-5 लाइंस और बता रहा हूँ बेसिकली, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक्यूरेसी, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, बेसिकली आपने इन चारों लाइंस में डिसीजन ट्री अप्लाई कर लिया हुआ है, आपके पास प्रेडिक्शंस भी आ चुकी हैं। बट अगर आपने अपनी एक्यूरेसी मेजर करनी है कि जी कितने % हमारी प्रेडिक्शन सही हैं, कितने % हमारी प्रेडिक्शंस ख़राब हैं, ये जस्ट मे बी इसके लिए वी जस्ट नीड 2 लाइन्स ऑफ कोड। मे बी अगर आप इन 3 को ही लिख लें, बाकी
अगर आई डोंट नो अगर आपको इसकी समझ लगती है तो फिर हम बाकी देखेंगे। एवरीवन जस्ट राइट दीज 3 लाइन्स ऑफ कोड। सॉरी, मैट्रिक्स पहले इंपोर्ट तो कर लूँ। एक मिनट बिकॉज मैट्रिक्स हमने इंपोर्ट नहीं किया। मैट्रिक्स पता है आपको किसके यूज़ होते हैं इन जनरल? जो मैट्रिक्स का वर्ड है, दीज आर नॉट मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पता है आपको क्या होता है? ये METRICS मैट्रिक्स, ये किसके यूज़ होते हैं? वर्ड कन्फ्यूजन। ओके एवरीवन जस्ट राइट दीज लाइन्स। आई होप इससे बेसिकली क्या है, इवन आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दें बेशक, और इसको भी आप डिलीट कर दें। सिंपल, आप इसको रन करें। एवरीवन जस्ट राइट दीज 3 लाइन्स ऑफ कोड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी 10-15 हज़ार उसने प्रेडिक्शंस की हैं, 92% प्रेडिक्शंस करेक्ट हैं, 8% हमारी प्रेडिक्शंस क्या हैं, गलत हैं। बस अगर आपको ये 6 लाइन 7 लाइन्स की समझ आ गई है ना, तो आप हर तरह का एल्गोरिदम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये 6 लाइन्स की समझ आ गई है, आप चाहे तो अगर इन्हीं लाइन्स में यहाँ पे डिसीजन ट्री की बजाय आप रैंडम फॉरेस्ट लिखें, आप अपनी प्रेडिक्शन ले लें, आप अपनी इसकी एक्यूरेसी चेक कर लें। आप चाहें तो फॉर एग्जांपल कोई और जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, मैं आपको 3-4 करवाऊंगा। सो बस ये 7 लाइन्स हैं, अगर आपको इनकी समझ आ गई है। पहली 4 लाइन्स है वो एक्चुअल में कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं यहाँ पे, और ये वाली जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, आपको एक्यूरेसी स्कोर देती हैं कि एक्चुअल में यानी आपकी कितनी % प्रेडिक्शन सही हुई हैं। सो इन दैट केस जो अभी हमने अप्लाई किया, हमारी 92% प्रेडिक्शन सही हुई हैं। जस्ट राइट इट, रन इट, फिर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले रन करें फिर। और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वो दूसरे वाला मैट्रिसेस नहीं है, इट्स मैट्रिक्स, इट्स नॉट मैट्रिसेस, सॉरी। डिफरेंस के लिए नहीं। अच्छा इसको देखते हैं, इसको तो पहले रन करें। आपकी मैं आपकी स्क्रीन पे देखूंगा, यू शुड हैव सम लाइक एक्यूरेसी स्कोर लाइक दिस। और अगर आप इसके /n/t नहीं भी हटा भी तब भी। एवरीवन जस्ट राइट इट। ये 6 लाइन्स आपको लिखें, 7 लाइन्स जो है।
ओके, आई नो, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने किया कि इन 6-7 लाइंस में बट वी डिड एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। ये वाला सारे का सारा सेल है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपके डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप इम्पोर्टिंग रेलिवेंट लाइब्रेरी, आप उस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। सेकंड सेल में ये वाली जो लाइन होती है बेसिकली हम इसे कहते हैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। आई डोंट नो अगर आपको थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग का पता हो तो ये यानी हम डिसीजन ट्री एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। थर्ड लाइन बेसिकली क्या कर रहा है, एक्चुअल में हमने उसे इनपुट दिया है, हमने उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है और वो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन कर रहा है। और फोर्थ लाइन में हम उसे प्रेडिक्शन ले रहे हैं। ये जो यहाँ पर मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, ये आपके इवेलुएट मैट्रिक्स जो होते हैं ये आपके रिज़ल्ट इवेलुएशन के लिए यूज़ होते हैं। रिज़ल्ट इवेलुएशन से क्या मुराद है कि भाई एक्चुअल में हमारा टारगेट ये था और हमने अचीव कितना किया, ठीक हो गया। तो बेसिकली यानी कि यहाँ पर हम ये अचीव कर रहे हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर है 92% है। एक्चुअल में आइडियली हमारा 100% होना चाहिए, लेकिन 100 में से 92% हमारी प्रेडिक्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं, और बाकी जो 8% है वो हमारी प्रेडिक्शंस क्या हैं, ख़राब हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या किस लिए यूज़ होता है कि आपकी जो एक्चुअल प्रेडिक्शंस हैं, वाई टेस्ट की आपका एक्चुअल डेटा है और प्रेडिक्शंस के हैं आपकी प्रेडिक्शंस है, इनको कंपेयर करता है कि उसमें कितने % ठीक हैं। तो 92% जो हमारी प्रेडिक्शंस है वो ठीक हैं। अगर आपकी 6-7 लाइंस की समझ आ गई है, जो कि आई होप कि थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, तो आप ये अपने डिसीजन ट्री किया है, आप इस तरह से रैंडम फॉरेस्ट सब सारा कुछ कर सकते हैं। सो एवरीवन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, अभी हमने डिसीजन ट्री अप्लाई किया है ना, लेट्स अप्लाई द सेम थिंग ऑन रैंडम फॉरेस्ट। अभी हम क्या करते हैं, आप देखेंगे सारी की सारी लाइन सेम है एक्सेप्ट क्या, यहाँ पर डिसीजन ट्री के बजाय मैं क्या वर्ड लिख दूंगा, रैंडम फॉरेस्ट का, और यहाँ पर भी डिसीजन ट्री के बजाय मैं क्या वर्ड लिख दूंगा, रैंडम फॉरेस्ट का। बाकी सारी की सारी लाइन सेम है, किसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने करता हूँ। सो एवरीवन यू गाइस विल डू इट विद मी। यहाँ पर आप एक हेडिंग बनाएं, मेक अ हेडिंग ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। आपने ये हेडिंग बना लिया। आप क्या करें, अपना ऊपर वाला सारे का सारा कोड कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें। आप देख रहे हैं मैंने सारे का सारा कोड ऊपर वाले कॉपी कर दिया, नीचे पेस्ट कर दिया रैंडम फॉरेस्ट में। इवन ये वाला जो दूसरी लाइन में हमारा कोड है ये भी मैंने सारे का सारा कॉपी किया, इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया मैंने। डिड यू गाइस गेट दैट? आई जस्ट सिंपल कॉपी पेस्टेड। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, बस पाइथन में ये एक अच्छी चीज़ है, जहाँ पर ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर लिखा है ना, इसकी जगह आप रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर लिख के देखें ज़रा। इसके learn.c सॉरी मैं यहाँ से इसको कोड रैंडम सॉरी ट्री की बजाय यहाँ पर आप लिखेंगे एनसाम्बल और यहाँ पर आप लिखेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, एनसाम्बल। बस ये मैंने दो चीज़ें 2 लाइंस में चेंज की हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके एवरीवन, जस्ट सारा कुछ मैंने सेम रखा है, सारा कुछ, सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस चेंज की हैं। पहली लाइन में क्या चेंज किया, जो रेलेवेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट की है किसकी, रैंडम फॉरेस्ट की। सेकंड में मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये n_estimator जिसका एक पैरामीटर है वो चेंज किया। बाकी सारा कुछ सेम है। आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, उसने एक्चुअल में रैंडम फॉरेस्ट इंपोर्ट किया है, उस पर आपकी जो इनपुट्स थी एक्स ट्रेन वाई ट्रेन उसने अप्लाई की हैं, उसने प्रेडिक्शन दी और उसने आपको बता दिया कि रैंडम फॉरेस्ट के केस में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 89%। सो पाइथन का ये फ़ायदा है कि जस्ट आपने रेलेवेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। जैसे डिसीजन ट्री इंपोर्ट किया था, अब क्या इंपोर्ट किया, रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट को आपने क्या किया, जस्ट आपने इनपुट्स दी हैं, अपनी एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दी है और आपने प्रेडिक्शंस ली हैं और यू गॉट द एक्यूरेसी। तो ये सिंपल, आगे सारा काम कॉपी पेस्ट का है। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है कि बाकी सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ आपने ऊपर लाइब्रेरी नई एक इंपोर्ट करनी है। डिड यू गाइस गेट दैट? और कुछ भी इसमें नया नहीं है, यू आर जस्ट सपोज टू। मैंने क्या किया, सिर्फ 2 चेंजेस यहाँ पे की हैं, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और दूसरा मैंने यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। बाकी सारा कुछ नीचे सारा सेम है। अच्छा, इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी बेहतर है, डिसीजन ट्री की या रैंडम फॉरेस्ट की? रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी है 89%।
डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी है 92%। तो इन जनरल होता यही है, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल इस तरह के एल्गोरिदम्स लगाते हैं और देखते हैं किससे हमारी प्रेडिक्शन बेहतर आ रही है। रैंडम फॉरेस्ट से 92% प्रेडिक्शन बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रैक्टिकली मुझे किसी बिजनेस में इसको डिप्लॉय करना है तो मैं किसको अभी प्रेफर करूँगा, डिसीजन ट्री को ओवर रैंडम फॉरेस्ट। ये हो गया आप सारों से। जस्ट मैंने 2 लाइन्स चेंज की हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी सारी लाइन सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। एक्यूरेसी स्कोर सारों का डिफरेंट होगा। हर मॉडल के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो आपका डेटा एक मॉडल में बेहतर परफॉर्म करेगा, दूसरे में बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए हर एक के तकरीबन डिफरेंट होता है। मैं आपके सामने एक तीसरा एल्गोरिदम लगा के देखता हूँ। जो थर्ड एल्गोरिदम हम लगा के देखते हैं, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। मैंने बेसिकली स्पोर्ट वेक्टर मशीन कुछ लोगों ने कहा था। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, अगेन मैं ये सारा कोड मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट वेक्टर मशीन की। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन ऊपर वाला सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये सारा कॉपी पेस्ट है, इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है। सिवाय आप क्या करेंगे, पहली 2 लाइंस को बस चेंज करेंगे। इस कोड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अगेन सिर्फ इसको मैंने चेंज करना है, बिकॉज मुझे वो लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है sklearn में, SVM इसको कहते हैं, स्पोर्ट वेक्टर मशीन। तो मैं और इसमें ये एक मैंने ये चेंज किया है, और यहाँ पर मैं SVC यानी जो स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है उसके एक ऑब्जेक्ट बना दूँगा। सॉरी, बस मैंने ये 2 लाइन्स चेंज की हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। आप देखेंगे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इसमें भी आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। एवरीवन जस्ट कॉपी पेस्ट दैट, सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स चेंज करें, ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन भी अप्लाई हो गया। और आप देख रही है मेरे पास जब ये यहाँ पे स्टैटिक बना, इट मीन्स अभी प्रोसेसिंग हो रही है। ये ज़्यादा कंप्यूटेशनल इंटेंसिव है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। एवरीवन जस्ट डू दैट। और इसमें थोड़ा आपके सिस्टम बैठ भी सकता है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बस मेरे ख्याल में हम 3 एल्गोरिदम्स है, इस तरह से बाकी भी एल्गोरिदम्स मेरे पास इसकी एक कॉपी बनी हुई है, आई विल शेयर इट विद मिस, और आप बाकी सारे एल्गोरिदम्स भी जस्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जस्ट क्या किया है, इन 2 लाइंस को सिर्फ चेंज किया है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन की मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, SVC स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। और इसमें भी आपके पास एक्यूरेसी आएगी, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा। एवरीवन जस्ट रन दैट। हो रहा है, रन के नहीं हो रहा है, इट मे टेक सम टाइम, बट ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, मेरे पास आ गया। इस केस में मेरे पास एक्यूरेसी है 92%। ओके, बस लास्ट स्टेप है, फिर बस फिर यानी कि आई नो ये इंटेंस हो रहा है ज़्यादा। ओके, कितने लोगों से ये रन हो गया, चल रहा है सिस्टम्स पे? इसका लास्ट स्टेप है भाई, फिर बस आई नो आई वॉन्ट बोर यू एनी मोर। ओके, हमारा जब लास्ट स्टेप होता है, मशीन लर्निंग की दुनिया में इन जनरल होता क्या है,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये फ़ाइल दिखाऊं, जस्ट ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस किया उसको थोड़ा बेहतर तरीके से मैंने किया हुआ है। बट आई डिड, जब मैंने अपने डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया तो मैंने क्या किया, डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाए। सबसे पहले मैंने ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया था, जो मैंने आपको करवाया था। उसकी बेस पे ना मेरे पास एक एक्यूरेसी की वैल्यू आई थी, प्लस मैंने इसमें और भी कोड लिखा हुआ है, अगर आपको ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव चाहिए तो वो भी आएंगे। मैं भी नहीं करवा रहा बिकॉज आई नो वो ज़्यादा कंफ्यूज हो गया आप लोग रादर दैन क्लियर होने के। तो ये मेरे पास एक एक्यूरेसी स्कोर आ गया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेस पे। व्हाट आई डिड, फिर मैंने एक और मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम पकड़ा जिसका नाम था डिसीजन ट्री। इस पर मैंने जो आपको कोड करवाया वो मैंने लगाया, उसके बेस पे मेरे पास फिर एक एक्यूरेसी स्कोर आ गया जो कि ये आ गया 0.92। फिर मैंने मशीन लर्निंग का एक तीसरा एल्गोरिथम लगाया जिसका नाम रैंडम फॉरेस्ट था, वो मैंने उसको लगाया और उसकी बेस पे मेरे पास एक एक्यूरेसी स्कोर आ गया 0.88। फिर मैंने मशीन लर्निंग का एक और एल्गोरिथम लगाया जिसे हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं, उसके बेस पे हमारे पास यहाँ पर एक और एक्यूरेसी स्कोर आ गया। डिड यू गाइस गेट दैट? तो होता ऐसा ही है कि आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल एल्गोरिथम्स अपने डेटा पे ट्राई करते हैं और लास्ट जो हमारा स्टेप होता है जब ये हो जाए, फिर मैंने KNN भी लगाया था, उसकी बेस पे फिर मेरे पास एक एक्यूरेसी स्कोर आ गया था 0.87। होता क्या हमारे पास लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, जब आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स लगा लेते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनका कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ का। मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है कि भाई इन पांचों में से किसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी स्कोर है वो किसका है, डिसीजन ट्री का। अब जब मुझे पता चल गया कि डिसीजन ट्री जो है मेरे डेटा के केस में या मेरे पास जो मेरी कंपनी का डेटा है उस केस में बेहतर प्रेडिक्शन देता है, तो व्हाट नेक्स्ट, फिर मैं क्या करूँगा। यहाँ तक समझ लगी इस बात की। अगेन जो आपने सारा काम किया है ना, आप यहाँ पे जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो आप क्या करते हैं, आप मॉडल कंपैरिजन्स करते हैं या एक्यूरेसी कंपैरिजन कि किस मॉडल का रिजल्ट सबसे अच्छा है। जिस आप ग्राफ बनाते हैं, ये मैं आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा, आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के ना आपको पता चल जाता है, इन जनरल वैसे भी पता चल जाता है कि भाई किसका सबसे ज़्यादा स्कोर है। अब जो लास्ट चीज़ जो कि इन जनरल बहुत कम पढ़ाई जाती है, देखिए तो अब मैं आपको ना बिजनेसेस में या कंपनीज में इसको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज़ द लास्ट। ये यहाँ तक समझ लगी है मॉडल कंपैरिजन किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो इसके बाद वंस यू कंपेयर द मॉडल, योर लास्ट स्टेप इज़ डिप्लॉय ऑन योर बिजनेसेस। मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑन योर बिजनेसेस। यानी कि अब आप क्या करते हैं, जब आपको पता चल गया कि भी डिसीजन ट्री सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रेडिक्शंस बेहतर हैं, तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं डिसीजन ट्री को ना अपने बिजनेस में या अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर देता हूँ। मैंने ना इसी का ही, इफ़ आई कैन शो यू गाइस, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ये लोकल होस्ट पे चल रही है, आई डोंट नो, ये वही यूज्ड कार प्राइस है। ये मैंने ये भी बाय द वे ये वेबसाइट भी पाइथन में बनी हुई है। मैं आपको कुछ पाइथन को और फजाइल बताऊँगा अभी वंस वी कंप्लीट दैट। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक वेबसाइट है जो आपसे इनपुट ले रही है। जिस तरह आप, ये आपसे बेसिकली आपके आईवीज़ हैं, यहाँ पर आईवीज़ किस फॉर्म में आ रहे हैं, फॉर्म, मैंने एक फॉर्म बनाया, ये फॉर्म आपसे क्या करेगा, फॉर एग्जांपल डेटा लेगा, इसकी जो मॉडल ईयर बताएं, मैंने आपको गाइड भी कर दिया कि 1987 से लेके आप क्या करेंगे, आप किलोमीटर से गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, इस गाड़ी की पावर क्या है, वो कार का नेम, कौन कौन सा ब्रांड्स में से वो गाड़ी है, ये बेसिकली ये सारे उसी टेबल के कॉलम्स ही हैं। लेकिन ये कॉलम्स अभी किस फॉर्म में है, वेबसाइट पे फॉर्म की फॉर्म में है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अपनी रेलेवेंट वैल्यूज़ देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं किलोमीटर्स में 50,000 लिखता हूँ, यहाँ पे पावर में फॉर एग्जांपल 200 लिखता हूँ। मैं कार नेम से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑडी चूज़ करता हूँ, मॉडल में फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ ये वाला, गियर टाइप फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो जब मैं ये फॉर्म सबमिट करवाऊँगा तो होगा क्या, ये आपकी इनपुट्स जाएंगी डिसीजन ट्री के मॉडल में। डिसीजन ट्री में ये आपकी इनपुट्स जाएंगी, वो इनपुट जो है वो डिसीजन ट्री का मॉडल अप्लाई होगा और वो आपको एक प्रेडिक्शन देगा। और वो प्रेडिक्शन ना, ये सबमिट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे ये प्रेडिक्शन आ गई है कि आपकी गाड़ी की ये प्राइस होनी चाहिए। नहीं समझ लगी? ये बेसिकली प्राइस पे मैंने किया, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक पे नहीं किया हुआ, बट दिस इज़ जस्ट टू शो यू गाइस के होता क्या, जब आप बेस्ट मॉडल चूज़ कर लेते हैं ना कि मैंने डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई किए, ये मॉडल बेस्ट है, तो हम उसको फिर एक्चुअल अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हैं। और बिजनेस में ये अप्लाई की एप्लीकेशन की एक फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आपने यही स्टॉक मार्केट का डेटा लिया और ये दुनिया में हो रहा है बिजनेसेस में, आपको एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने स्टॉक मार्केट का पिछले 5 साल का डेटा लिया एंड पीपल एक्चुअली गेट सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। मुझे पता चले ना कि अगर फलां एक डेटा साइंटिस्ट है, उसकी प्रेडिक्शंस ना स्टॉक मार्केट की बड़ी अच्छी हैं और मैं इन्वेस्टर हूँ, बहुत अमीर हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं,
आई वॉन्ट हेजिटेट कि मैं उस बंदे को 1 लाख रुपया पे करूँ, लेकिन वो अगर मुझे कल या परसों की सही प्रेडिक्शन दे सके, क्योंकि कल या परसों की सही प्रेडिक्शन दे देगा तो मैं 1 लाख उसको दे के मैं 10 लाख कमा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास एक अच्छा मॉडल है जो मुझे कल या परसों की या 1 महीने बाद की अच्छी स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन दे, व्हाट विल आई डू, आई विल मेक अ वेबसाइट जहाँ पर मैं इन्वेस्टर से कहूँगा कि भाई आपने स्टॉक का नाम लिखें, आप अपना फॉर एग्जांपल जो भी प्राइस लिखें, डेट लिखें, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि फ्यूचर में 1 महीने बाद या कल या परसों उसकी ये प्राइस होगी। तो और अगर वो प्राइस सही होती है तो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि अगर मेरी प्रेडिक्शन सही होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे दे विल पे अ सर्टेन सब्सक्रिप्शन फ़ी, जिसके बाद वो मेरी प्रेडिक्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इट कैन बी अ पेड सर्विस। डिड यू गाइस गेट दैट? तो एक्चुअल में कंपनीज बहुत सारी इस तरह से इसको डिप्लॉय कर रही हैं। यू कैन डू इट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इवन आप ये हेल्थ में कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव, ब्ला ब्ला बहुत कुछ क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल मशीन लर्निंग प्रोसेस। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड इट? तो ये ऐसे ही होता है, आप डेटा क्लीन करते हैं, आप बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगाते हैं, आप एक्यूरेसी लेते हैं, जिसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होती है उसको प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पे या अपने बिजनेसेस में डिप्लॉय करते हैं ताकि फोरकास्टिंग कर सकें। सो डिड यू गाइस गेट द प्रेडिक्शन ओवरऑल? ओके, बस ये इतना ही था मशीन लर्निंग का। मैंने आपको मेरा जो मकसद था कि आप एक ओवरऑल ना एक पर्सपेक्टिव मिले। आई नो इसमें ये जो मैंने आपको करवाया है यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक यानी कि आप लोगों के पास एज ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट कहाँ पे स्कोप है। इवन इन यूएस आई सॉ कि बहुत सारे स्टेटिस्टिशियंस इस फील्ड में जाते हैं, डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं। मैं 2020 में यूएस में था, ये कोविड पीरियड में, वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी। मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग का।